बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स आज हम एम इंग्लिश पार्ट 1 का पेपर नंबर 3 क्लासिकल नावल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस डिस्कस करेंगे, जिसे जेन ऑस्टन ने लिखा था। स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं जेन ऑस्टन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर इम्तिहान में आता है, आयरनी, नहीं उसका जेन ऑस्टन का जो यूज़ ऑफ आयरनी है, वो आयरनी का इस्तेमाल जो है जिस तरह से करती है उसको हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आयरनी एक लिटरेरी टर्म है जिसका कि लिटरेचर के स्टूडेंट्स को अच्छी तरह इदराक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बहुत से ऑथर्स हैं जो कि इस तरह के जो लिटरेरी टर्म जैसे आयरनी है उसके गिर्द घूमते हैं और उसमें आयरनी का इस्तेमाल एक्सेसिवली किया जाता है। जैसे हमने द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स जो जेफरी चौसर ने लिखा था, उसके अंदर आयरनी का इस्तेमाल हमने देखा है। इसके अलावा सोफोक्लीस का लिखा हुआ जो प्ले हमने पढ़ा है एडिपस रेक्स, उसमें भी इसका इस्तेमाल आयरनी का किया गया है। इसके अलावा हमारे दूसरे जो राइटर्स हैं वो भी आयरनी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आयरनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आयरनी का जो यूजेज है और आयरनी का जो मीनिंग है और आयरनी का जो मफहूम है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि इसमें मैंने आपके लिए इंतहाई आसान सेंटेंसेस में आयरनी की डेफिनेशंस भी 4 दी हैं, और इसके अलावा मैंने जेन ऑस्टन के इस नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस से मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस देकर आयरनी के जो मुख्तलिफ यूजेज हैं और जिस तरह से ख़ास तौर पर जेन ऑस्टन आयरनी का इस्तेमाल करती है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट्स बेहतर विजिबिलिटी के लिए आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा लीजिए। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं क्वेश्चंस की स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ। जेन ऑस्टन की जो नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस से जो क्वेश्चंस आयरनी पे आए हैं, हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आया कि जेन ऑस्टन हैज़ यूज्ड आयरनी, कि जेन ऑस्टन ने आयरनी को इस्तेमाल किया एज ए पार्ट ऑफ नैरेटिव टेक्निक, कि जेन ऑस्टन जो है वो नैरेटिव टेक्निक यानी जिस तरह से वो कहानी सुनाती है अपने नावल्स की, और उसकी जिस तरह से नैरेटिव टेक्निक है यानी कहानी सुनाने की जो टेक्निक है, उसके अंदर जेन ऑस्टन की जो आयरनी है वो उसका एक लाजमी हिस्सा होती है। इलस्ट्रेट दिस फ्रॉम द नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस, और आपने एग्जांपल्स देनी है प्राइड एंड प्रेजुडिस में से पंजाब यूनिवर्सिटी में 2003 में जो क्वेश्चन पुट किया गया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो कि इसके ऊपर आया है वो यूँ है कि आयरनी इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वेपन, कि आयरनी सबसे ज़्यादा मौसर हथियार है, वेपन है। जेन ऑस्टन हैज़, जो कि जेन ऑस्टन रखती है इन आर आर्सेनल, अपने असला खाना में। अब असला खाने से क्या मुराद है? असला खाने से मुराद यहाँ पे ये है कि जेन ऑस्टन जो है चूँकि एक मॉरलिस्ट है और साथ साथ वो एक स्टायरिस्ट भी है, तो जेन ऑस्टन जो है स्टायर करने के लिए, तंज करने के लिए ह्यूमन वीकनेसेस को और ह्यूमन जो इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं और इंसानों का जो बेतुका रवैया है और इंसान जो गैर मनतकी हरकतें करता है, गैर मनतकी बातें करता है, उसको एक्सपोज करने के लिए, चूँकि वह स्टाइल करती है, तंज करती है, तो उस तंज को करने के लिए जेन ऑस्टन के पास जो सबसे जो मौसर हथियार उसके असला खाना में मौजूद है वो उसका आयरनी का इस्तेमाल है। यानी कि आयरनी को वो एज अ वेपन यूज़ करती है फॉर अटैक। इसके बाद स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूँ भी है कि आयरनी इज़ द सोल ऑफ जेन ऑस्टन्स कॉमेडी, कि जेन ऑस्टन इंसानी वीकनेसेस को बेनकाब करती है, कॉमिकली उनको पॉइंट आउट करती है, तो उसके लिए वो जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है वो आयरनी है। लिहाजा आयरनी इसकी सोल है, उसकी रूह है, उसकी जान है उसकी कॉमेडी की। और सब्सटेंशिएटेड बाय गिविंग इलस्ट्रेशंस फ्रॉम प्राइड एंड प्रेजुडिस, लिहाजा नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस से आप इसकी एग्जांपल्स देके इस पॉइंट को साबित कीजिए। और यहाँ पर क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि आयरनी इज़ ऑल परवेसिव, कि आयरनी हर जगह छाई हुई है, डोमिनेटिंग है। यानी चाहे जेन ऑस्टन के नावल की नरेशन हो उसमें, चाहे उसके जो कैरेक्टराइजेशन है उसमें, और चाहे उसकी नैरेटिव टेक्निक हो उसमें, और चाहे उसके जो डायलॉग्स इस्तेमाल किए हैं जिसको हम नैरेटिव, जिसको हम वर्बल आयरनी कहते हैं, यानी हर जगह पे ही जेन ऑस्टन के नावल्स में आयरनी मौजूद होती है। इसको आप प्राइड एंड प्रेजुडिस से साबित कीजिए। स्टूडेंट सबसे पहले हम इस लिटरेरी टर्म आयरनी को देख लेते हैं कि आयरनी से मुराद क्या है। आयरनी की यहाँ पे मैंने 4 डेफिनेशंस आपके लिए दी हैं, आप इन चारों में से कोई से 2 जो एग्ज़ाम में लिख लीजिएगा। बहरहाल मैंने एक्सप्लेन 4 कर दी हैं ताकि आपको
इसको पॉइंट को आयरनी को समझने में आसानी रहे। आयरनी जनरली या कंट्रास्ट, आयरनी आमतौर पर एक कंट्रास्ट होता है बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, यानी बज़ाहिर जो दिखता है और हकीकत में जो होता है, यानी हकीकत और बज़ाहिर दिखने में जो दरमियानी फ़र्क है वो आयरनी कहलाता है। यहाँ पर ये डेफिनेशन है कि द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ पर्सन थिंक्स, यानी वो जो फ़र्क होता है जिसमें एक शख्स जो है व्हाट वन थिंक्स आर एक्सपेक्ट्स, यानी एक शख्स की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, एंड व्हाट हैपन्स, और हो क्या जाता है, इसका जो दरमियानी फ़र्क है, जो डिफरेंस है वो आयरनी कहलाता है लिटरेचर में। यानी आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे और हो क्या गया, तो ये आयरॉनिकल होगा। इसके बाद हम ये देखते हैं एक और डेफिनेशन, मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में आपके लिए यहाँ पे लिखी, जरा इसको देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपके लिए बोल्ड कर देता हूँ। और इसमें मोर ओवर आयरनी में भी ए कंट्रास्ट, आयरनी कंट्रास्ट हो सकती है बिटवीन व्हाट अ कैरेक्टर थिंक्स हिमसेल्फ टू बी, कि एक किरदार अपने आप को समझ क्या रहा होता है, अपने आप को शो क्या कर रहा होता है, एंड व्हाट रियली इज़, लेकिन हकीकत में होता क्या है। इस तरह जो आयरनी है, इट मे बी व्हाट ही रियली मीन्स टू कन्वे, और इससे मुराद ये भी होता है कि उसके जो कहने और उसके जो करने में जो मकसद होता है वो ये होता है कि वो कर कुछ रहा है लेकिन वो, या बोल कुछ रहा है लेकिन मुराद वो क्या ले रहा होता है। इस सूरत में भी ये लफ्ज़ जो है, ये टेक्निक जो है, ये आयरॉनिकल कहलाती है, इसको हम आयरनी कहते हैं। जो स्टूडेंट्स एक और डेफिनेशन भी है, ये रेड कलर में देखें कि आयरनी में भी कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट ए कैरेक्टर डिज़ायर्स, और आयरनी ये भी होती है कि किरदार चाहता क्या है, एंड व्हाट ही गेट्स इवेंचुअली, लेकिन आखिर में उसे मिलता क्या है, ये भी आयरनी की ही डेफिनेशन है। इस तरह हम अब जेन ऑस्टन के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं, और या फिर हमारे सिलेबस में शामिल जो दूसरे एक दो ऑथर्स शामिल हैं जिस तरह से उनमें आयरनी का इस्तेमाल किया गया है, हम उनसे कंपेयर कर लेते हैं और फिर जेन ऑस्टन की आयरनी के साथ कंपेयर कर लेते हैं। आयरनी में प्रोड्यूस ए कॉमिक और ट्रेजिक इफेक्ट, और आयरनी का के हवाले से एक बात ये भी आप नोट कर लीजिए कि आयरनी कॉमिक इफेक्ट भी पैदा करती है, यानी इससे हंसी भी आती है इस तरह की हरकतें देखकर, इस तरह की बातें देखकर, एंड ट्रेजिक इफेक्ट, और जहाँ आयरनी आती है वो कभी कभी ट्रेजिक इफेक्ट भी देती है। सो कॉमिक इफेक्ट के लिए और ट्रेजिक इफेक्ट दोनों के लिए ही आयरनी का इस्तेमाल राइटर्स करते हैं। वो फाइंड अबंडेंट इलस्ट्रेशंस, हमें कसरत के साथ मसाले मिलती है ट्रेजिक इफेक्ट की इन एडिपस रेक्स। सोफोक्लीज के लिखा हुआ ड्रामा हमारे सिलेबस में शामिल है, एडिपस रेक्स, उसके अंदर ट्रेजिक इफेक्ट नज़र आता है। वहाँ पे भी करेक्टर्स जो है वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे लेकिन हो क्या रहा था, वो हैं क्या लेकिन दिख क्या रहे थे, तो यूँ उसके अंदर तो सब का सब ही ट्रेजिक इफेक्ट है, क्योंकि वो बेसिकली एक ट्रेजिडी है। इस तरह वो फाइंड हम देखते हैं ट्रेजिक इफेक्ट एंड कॉमिक इफेक्ट एंड शेक्सपियरियन कॉमेडीज़ एंड ट्रेजिडीज़, लेकिन शेक्सपियर के यहाँ आपको दोनों तरह के इफेक्ट मिलते हैं, ट्रेजिक भी मिलता है और कॉमिक भी मिलता है। बट एज़ फार एज जेन ऑस्टन आयरनी इज़ कंसर्न, लेकिन जहाँ तक जेन ऑस्टन की हमारी राइटर्स जो कि प्राइड एंड प्रेजुडिस की है उसकी आयरनी का तल्लक है, इट्स इफेक्ट इज़ कॉमिक, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा कॉमिक होता है, इसका इफेक्ट कॉमिक है, ये मैंने लिख दिया है, इफेक्ट इज़ कॉमिक। इट डज नॉट एम एट सैडनिंग द रीडर्स, क्योंकि जेन ऑस्टन की आयरनी के इस्तेमाल का मकसद अपने पढ़ने वालों को सैडन करना नहीं है, अफसुर्दा करना नहीं है, रादर बल्कि जेन ऑस्टन की जो आयरनी है अम्यूजेज द रीडर्स, पढ़ने वालों को खुश करती है, एंड दिस इज़ व्हाट वी सी, और यही हम देखते हैं, ये यहाँ पे स्टूडेंट्स एस की मिस्टेक है, ये नहीं आएगा, वी सी इन आवर नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब यहाँ पे इसको क्रिटिकली थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, इस नॉवल के हवाले से बात कर लेते हैं कि जेन ऑस्टन जो है किस तरह से वो यूज़ करती है। इफ यू क्रिटिकली एनालाइज द स्टोरी ऑफ द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस वी शैल कम टू नो दैट, तो हमें पता चलेगा दैट जेन ऑस्टन जो है वो आयरनी का इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ लेवल्स पर। दैट जेन ऑस्टन मेक्स यूज़ ऑफ आयरनी एट डिफरेंट लेवल्स, शी मेक्स यूज़ ऑफ आयरनी इन अर नरेटिव टेक्निक, वो अपने नरेटिव टेक्निक में भी इसको इस्तेमाल करती है, करेक्टराइजेशन में भी इस्तेमाल करती है, एंड इवन इन अर डायलॉग्स, और अब तक उसके जो डायलॉग्स में आर फुल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी, वो ड्रामेटिक आयरनी से भरे होते हैं। देयर इज़ कॉमिक टच, एक कॉमिक टच भी मिलता है, देयर इज़ कॉमिक टच, वहाँ पे कॉमिक टच मिलता है इन आर प्लॉट्स, उसके कहानी के जो मेन वाक़यात की जो सेटिंग है, प्लॉट्स जिसे हम कहते हैं, उसमें नज़र आता है, विच कीप आर रीडर्स अम्यूज, जिससे उसके रीडर्स अम्यूज रहते हैं। वी कैन क्लेम दैट, हम ये नतीजा दावा कर सकते हैं जेन ऑस्टन्स यूज़ ऑफ आयरनी के, जेन ऑस्टन का जो यूज़ ऑफ आयरनी है इज़ विदाउट एनी बिटरनेस, उसमें किसी किस्म की कोई तलखी नहीं होती और सिनिसिज्म नहीं होती है, वो कॉमेडी क्रिएट करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए आयरनी का इस्तेमाल करती है। हर यूज़ ऑफ आयरनी इज़ फुल ऑफ अम्यूज़मेंट एंड एंटरटेनमेंट,
इट इज़ सेड दैट मोस्ट इफेक्टिव वेपन, और ये भी कहा जाता है कि सबसे जो इफेक्टिव वेपन है इन जेन ऑस्टन्स आर्सेनल, जेन ऑस्टन के असला खाना में इज़ आयरनी, वो आयरनी है। एंड शी मेक्स यूज़ ऑफ इट, और वो इसका इस्तेमाल करती है टू एक्सपोज द फॉलीज़, इंसानी हमाकतों को बेनकाब करने के लिए, एंड एब्सर्डिटीज़, ये भी हमाकतें हैं, फॉलीज़ एंड एब्सर्डिटीज़, और इंसानों का जो मुज़हका खेज़ रवैया है उनको बेनकाब करने के लिए ऑफर कैरेक्टर्स अपने किरदारों के। सो जेन ऑस्टन का आयरनी का इस्तेमाल करने का मकसद ये है, और आयरनी ही उसका सबसे मोस्ट इफेक्टिव वेपन है। इस पर एग्जांपल्स हैं, हम देख लेते हैं। वी कैन गिव अ लार्ज वैरायटी ऑफ आयरनी इन जेन ऑस्टन्स नॉवल। देयर इज सिचुएशनल आयरनी। एक तो सिचुएशनल आयरनी है, जेन ऑस्टन ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती है कि जिसमें दिख क्या रहा होता है लेकिन इवेंचुअली आगे जाके होना क्या रहा होता है। देयर इज सिचुएशनल आयरनी। आयरनी इज आल्सो देयर इन डायलॉग्स एज वेल एज रिमार्क्स एंड कमेंट्स, और उसके जुमलों में और उसके तबसरों में भी हमें आयरनी नज़र आती है। आयरनी इज आल्सो ऑल परवेसिव। आयरनी हर जगह छाई हुई है, ऑल परवेसिव है। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस में भी इट पेनिट्रेट्स द होल स्ट्रक्चर ऑफ द नावल, और यूँ आयरनी छाई हुई है, पेनिट्रेट कर गई है, सरायत कर गई है द होल स्ट्रक्चर ऑफ दिस नावल, इस नावल के पूरे स्ट्रक्चर में। वी कैन गिव मैनी इलस्ट्रेशंस ऑफ सिचुएशनल आयरनी। देयर आर मैनी सिचुएशंस, यहाँ पे बहुत सी ऐसी सूरत हाल दिखाई गए हैं, इंसिडेंट इस तरह के दिखाए गए हैं, सिचुएशन ऐसी दिखाई गई है विच हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयरनी, जिसमें आयरनी की एक खसूसियत मौजूद होती है। देयर इज़ आयरनी इन द वेरी मैनर, और उस अंदाज में ही, उस स्टाइल में ही आयरनी पाई जाती है इन विच द मेन प्लॉट ऑफ द नावल मूव्स, जिस तरह से कहानी का मेन प्लॉट जो है वो मूव करता है। इस कहानी का मेन प्लॉट कह लो स्टूडेंट्स वो ये है कि यहाँ पे एक शादी है एलिज़ाबेथ और डार्सी के दरमियान। जिस तरह से उनकी पहली मुलाकात हुई और जिस तरह से डार्सी ने उसके बारे में एक इंसल्टिंग कमेंट पास किया, और जिस तरह से वो प्रेजुडाइज्ड हो गई और वो एक दूसरे से डिसलाइकिंग करने लगे, जिस तरह से ये शुरुआत हुई है और जिस तरह से आखिर पे जाकर उनकी शादी हो जाती है, तो आप इस पूरी सिचुएशन को देखें कि किस तरह से ये कहानी का मेन प्लॉट मूव कर रहा है। ये फुल ऑफ आयरनी है। द मेन प्लॉट ऑफ द नावल मूव्स एंड कम्स टू एन एंड, और जिस तरह से वो फिर ख़त्म होता है। द मेन प्लॉट बिगिनस विद द म्यूचुअल डिसलाइकिंग, और ये जो मेन प्लॉट है वो उनकी बाहमी नापसंदीदगी से शुरू होता है बिटवीन एलिज़ाबेथ एंड डार्सी, एलिज़ाबेथ और डार्सी के दरमियान, जो कहानी के मेन कैरेक्टर हैं, कहानी का मेन प्लॉट है, कहानी की मेजर जो एक मैरिज यहाँ पे दिखाई गई है। बट इट एंड्स विद देयर मैरिज, लेकिन जिस तरह से वो शादी पर मंतज होती है। फर्स्टली मिस्टर डार्सी का रिमार्क्स अबाउट एलिज़ाबेथ इनिशियली इज़, वो इब्तदाई तौर पर उसका कमेंट उसके बारे में ये था कि शी इज़ नॉट हैंडसम इनफ, कि वो इतनी हैंडसम नहीं है टू टेम्प्ट मी, कि मैं रग़बत महसूस करूँ, उसकी तरफ माइल होना फील करूँ, जो उसकी तरफ मैं चला जाऊँ। यानी डांस के हवाले से बात हो रही थी, और उसने कहा था कि मैं इसके साथ डांस नहीं करूँगा क्योंकि ये इतनी हैंडसम नहीं है कि मैं इसकी तरफ राग़ब हो जाऊँ। एंड सून आफ्टर ही गेट्स कैप्टिवेटेड बाई हर एनॉर्मस आइज, लेकिन बहुत जल्द अगली मुलाकात में ही वो उसकी सर्द आंखों से मसूर हो जाता है। इवेंचुअली वी सी दैट ही एक्सेप्ट्स हर फॉरएवर, और आखिर में देखते हैं कि वही डार्सी जो उसे टेम्प्ट करने के लिए के काबिल नहीं समझता था, उसे हमेशा हमेशा के लिए कबूल कर लेता है एज ए वाइफ। दूसरी मिसाल देखें, सेकेंडली डार्सी रिमूव्स बिंगले, और कहानी की शुरुआती इसमें हम देखते हैं कि डार्सी चूँकि इस फैमिली को अच्छा नहीं समझ रहा था, और वो बिंगले नामी कैरेक्टर को वहाँ से मूव करता है, जो उसका दोस्त था बिंगले, जिसकी शादी इस बेनेट फैमिली की एक लड़की जेन से होनी है। फ्रॉम बिंगले नेदरफील्ड पार्क इलाका है, नेदरफील्ड पार्क से मूव करता है टू अवॉइड मैरिज अलायंस, ताकि इस रिश्ते को रोका जा सके, इस शादी के तहाद को रोका जा सके विद द बेनेट फैमिली, इस बेनेट फैमिली के साथ। बट हिमसेल्फ मेक हिज मैरिज अलायंस, लेकिन आखिर में देखते हैं कि वो खुद मैरिज अलायंस कर लेता है विद द वेरी सेम फैमिली, इसी ही फैमिली के साथ। दिस इज़ हाईली आयरॉनिक सिचुएशन। थर्डली द डिफरेंस बिटवीन कॉलिन्स एक्सपेक्टेशंस, और ये जो फ़र्क है कॉलिन्स के एक्सपेक्टेशंस में अबाउट मैरिंग वन ऑफ आवर बेनेट सिस्टर्स। और कॉलिन नामी कैरेक्टर आता है, आपको पता है कि इस कहानी के अंदर 5 बहनें दिखाई गई हैं जो बेनेट फैमिली से बिलोंग करती हैं, और जिनकी शादियां यहाँ पे होनी हैं। तो उनमें एक किरदार कॉलिन भी आता है, जो कि इन 5 बहनों में से किसी एक के साथ शादी करने का ख्वाहिशमंद है। वो ये एक्सपेक्टेशन लेके उनके यहाँ नेदरफील्ड पार्क में आता है, लेकिन आखिर में होता ये है कि वो रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, और वो मोहल्ले की एक लड़की जो कि इन 5 बहनों की फ्रेंड थी, शार्लट, उसके साथ मैरिज अलायंस कर लेता है। कॉलिन्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट मैरिंग वन ऑफ आवर बेनेट सिस्टर्स, कि वो बेनेट सिस्टर्स में से किसी एक के साथ तो शादी कर ही लेगा, वो ये एक्सपेक्टेशन लेके आया। व्हाट इवेंचुअली हैपेंस, लेकिन आखिर में इवेंचुअली होता क्या, इज़ आल्सो सुपर्ब एग्जांपल ऑफ आयरनी सिचुएशन। वो आयरनी ऑफ सिचुएशन की एक सुपर्ब एग्जांपल है, शानदार मिसाल है।
इवेंचुअली ही हैज़ टू ट्रैप देयर नेबरिंग गर्ल, आखिरकार उन्हें मोहल्ले की लड़की शार्लेट को ट्रैप करना पड़ता है। दिस इज़ हाईली आयरॉनिक, और ये बहुत ज़्यादा एक आयरॉनिक भी है और बहुत ज़्यादा कॉमिक भी है। मोर ओवर क्वाइट आयरॉनिकली, बिल्कुल आयरॉनिकली हम देखते हैं कोलन प्रपोजेस टू एलिजबेथ, कोलन एलिजबेथ को प्रपोज करती है व्हेन शी ड्रीम्स ऑफ वेकम, जब वो वेकम के शहर में आई होती है, वेकम से मुतासर हो चुकी होती है। और वेकम जो है बाद में उसके लिए एक बुरा कैरेक्टर साबित होता है जब उसकी सिस्टर को, लिडिया को फरार करके ले जाएगा। सिमिलरली डार्सी प्रपोजेस डायरेक्टली, डार्सी भी प्रपोज करता है एलिजबेथ को एट दिस मोमेंट, उस वक़्त व्हेन शी हेट्स हिम द मोस्ट, जब उसे सबसे ज़्यादा नफ़रत से उससे कर रही होती है डार्सी को, उस वक़्त ही वो उससे प्रपोज करता है। दिस सिचुएशन इज़ येट अगेन हाईली आयरॉनिक। फोर्थली द डिपार्चर ऑफ मलेशिया, और आप जानते हैं कि यहाँ पे एक फ़ौजी दस्ता दिखाया गया, मलेशिया दिखाई गई है, फ़ौजी दस्ता दिखाया गया मैरीटाउन के इलाके में जो कैंप पजीर था। वहाँ पे लिडिया, यानी इन 5 बहनों में जो लिडिया और मैरी हैं, ये दोनों बहनों उस साइड पे जाती हैं और वो वेकम नामी एक फ़ौजी के साथ अटैच हो चुकी है, फ्लर्ट कर रही है। तो फैमिली ये तवक्को कर रही थी कि फ़ौजी दस्ता आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग वहाँ से जा रहा है और अब जो है लिडिया के फ्लर्टेशियस एक्शन को, या वो जो फ्लर्ट करती है वो अब रुक जाएगा। लेकिन वही लिडिया उसी फ़ौजी दस्ते के एक फ़ौजी वेकम के साथ फ़रार हो जाती है। तो एक्सपेक्टेशन में और जो फिर होता है, वो जो सोच रहे थे और जो कुछ हो गया, ये फुल ऑफ आयरनी है। लिखा मैंने कि फोर्थली डिपार्चर ऑफ मलेशिया फ्रॉम मैरीटाउन, मैरीटाउन से फ़ौजी दस्ते का जाना वाज एक्सपेक्टेड टू वाइंड अप लिडियाज फ्लर्टेशन, उसके बारे में तवक्को की जा रही थी कि लिडिया की फ्लर्टेशन अब रुक जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी। क्वाइट आयरॉनिकली, लेकिन क्वाइट आयरॉनिकली इट ब्रिंग्स अबाउट हर एलोपमेंट, लेकिन हम देखते हैं कि ये तो उसके राह फरार का बायस बन गया ये फ़ौजियों का जाना विद वेकम के साथ। सो देयर इज़ कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट बेनेट फैमिली वाज एक्सपेक्टिंग, लिहाजा फ़र्क है जो कुछ बेनेट फैमिली सोच रही थी एंड व्हाट एक्चुअली एंड इवेंचुअली हैपेंड, जो हकीकत में और आखिरकार हो गया। 5वीं एग्जाम्पल इस नावल से देते हैं। फिफ्थली एलिजबेथ एक्सपेक्टेड दैट लिडियाज एलोपमेंट, के लिडिया की जो एलोपमेंट हो गई है, लिडिया जो फरार हो गई है, एंड स्कैंडल, और जो स्कैंडल बन गया वुड फिनिश द पॉसिबिलिटी, और वो ये तवक्को कर रही थी कि अब उसके कोई इम्कानात नहीं रहेंगे, प्रोस्पेक्टस नहीं रहेंगे ऑफर मैरिज टू डार्सी, डार्सी के साथ शादी के साथ तल्लक के हवाले से। लेकिन आयरॉनिकली ये वाक़या उल्टा उन दोनों को एक दूसरे के करीब कर गया, यानी एक्सपेक्टेशन एलिजबेथ की और थी, लेकिन उल्टा इस वाक़े ने उन दोनों को एक दूसरे के करीब कर दिया। बट आयरॉनिकली दिस वेरी एलोपमेंट स्कैंडल, यही एलोपमेंट स्कैंडल जो है ब्रिंग्स डार्सी एंड एलिजबेथ इवन क्लोजर टू ईच अदर। हाउ आयरॉनिकल दिस सिचुएशन इज़, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये सूरत किस कदर आयरॉनिकल है। लीजिए जनाब, एक और अहम करैक्टर है लेडी कैथरीन डिबारो। लेडी कैथरीन जो है ये डार्सी की आंटी है और वो डार्सी की शादी अपनी बेटी से करवाना चाहती है, और जब उसे पता चला कि डार्सी और एलिजबेथ की शादी होने लगी है तो वो आकर मुदाखलत करती है। तो उसकी तवक्को ये थी कि वो आकर मुदाखलत करेगी और ये शादी रुक जाएगी, लेकिन यही उसकी मुदाखलत जो है एलिजबेथ और डार्सी की शादी को एक्सपीडिएट कर देती है और भी स्पीड से जल्दी करने में मुआमन साबित होती है। उसकी ये मुदाखलत उल्टा असर करती है। लेडी कैथरीन से इंटरवेंशन टू स्टॉप मैरिज अलायंस को रोक के बिटवीन एलिजबेथ एंड डार्सी क्वाइट आयरॉनिकली एक्सपीडिएट लफ्ज़ है ये, आप देख लीजिएगा, एक्सपीडिएट है, EXPEDIAT, एक्सपीडिएट तेज़ करना। द मोर द लेडी कैथरीन इंटरवन, जितना ज़्यादा लेडी कैथरीन मुदाखलत करती है, द सोनर द मैरिज टेक्स प्लेस, उतनी जल्दी ही ये शादी हो जाती है। इन शॉर्ट प्राइड एंड प्रेजुडाइस इज़ रीप्लेट विद सच टाइप ऑफ आयरनी, ये इस तरह की आयरनी से भरा हुआ एक नावल है। अब हम करैक्टर्स के हवाले से आयरनी देख लेते हैं। अभी मैंने आपको सिचुएशनल आयरनी दिखाई है कि सिचुएशंस ऐसी क्रिएट की हैं कि जिससे आयरनी का पता चलता है, लेकिन यहाँ पे नो वी गिव सम इलस्ट्रेशंस। अब हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं रिगार्डिंग आयरनी ऑफ कैरेक्टर। आयरनी ऑफ कैरेक्टर के हवाले से किरदारों में भी आयरनी है। दिस टाइप ऑफ आयरनी इज इवन मोर परमानेंट, ये आयरनी और भी ज़्यादा परमानेंट है दैन द आयरनी ऑफ सिचुएशन इन प्राइड एंड प्रेजुडाइस। इट इज़ आयरॉनिकल, और ये बात बड़ी आयरॉनिकल है दैट एलिजबेथ फील्स प्राइड ऑन परसेप्शन पावर, कि एलिजबेथ बेनेट जो है वो अपनी परसेप्शन पावर पे, अपनी शौरी कुव्वत पे, अपने वाक़यात को परसीव करना, समझने से मतलब जो है बहुत ज़्यादा प्राइड करती है, और अपनी बहन जेन को वो बेखबर करार देती है, ब्लाइंड करार देती है रियलिटीज से। बट आयरॉनिकली शी हरसेल्फ इज ब्लाइंडेड बाय हर प्रेजुडिस, लेकिन वो खुद अपने तासुब की वजह से हालात को सही तौर पे नहीं देख रही। सेकेंडली डार्सी ऑलवेज थॉट दैट, डार्सी हमेशा ये सोचता था कि वो जेंटलमैन है। डार्सी नामी कैरेक्टर अपने आप को जेंटलमैन समझता था।
बट हिज प्रपोजल टू एलिजबेथ इज़ क्वाइट अनजेंटलमैनली, लेकिन जिस तरह से उसने एलिजबेथ को प्रपोज किया वो एक अनजेंटलमैनली तरीका था। थर्डली बिकम अपेरेंटली ग्रेसफुल, और वो जो फौजी था जो लिडिया को फरार करके ले गया, तो उसका किरदार आप देखें कि बज़ाहिर अपीयरेंस में तो वो एक ग्रेसफुल टू लुक एट है, पॉलिश्ड है, यानी महज़ब है, सिविलाइज्ड है, बट इनवर्डली लेकिन अंदर से ही इज़ एन अनरिडीम्ड विलन, वो एक ऐसा विलन है जिसकी इस्लाह मुमकिन नहीं। फोर्थली द बिंगले सिस्टर्स, और बिंगले की बहनें, यानी बिंगले, ये बिंगले फैमिली भी यहाँ पे दिखाई गई। उनकी दो बहनें हैं, जेन बिंगले और एक और बिंगले है, दो बहनें हैं। ये दोनों बहनें जो हैं बिंगले सिस्टर्स, ये ताना मारती हैं, समझती हैं कि बेनेट फैमिली की जो लड़कियां हैं वो वुल्गर हैं, लेकिन वो खुद वुल्गर हैं। यानी वुल्गर लड़कियां दूसरों को वुल्गर कहें, खुद वुल्गर हों और दूसरों को वुल्गर कहें, तो ये भी तो आयरनी होगी। द बिंगले सिस्टर्स हेट द बेनेट सिस्टर्स, जो बेनेट सिस्टर्स से नफरत करती हैं फर्दर वुल्गैरिटी, उनकी बेहयाई की वजह से, बट एक्चुअली दे आर देमसेल्व्स वुल्गर, लेकिन वो खुद बेहया हैं, मुँह फट है। इनफैक्ट देयर इज़ कॉन्ट्रडिक्शंस, लिहाजा ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इनहेरेंट इन ह्यूमन नेचर, जो कि इंसानी नेचर में पाए जाते हैं। इंसान की ये नेचर होती है, और इसी चीज़ को जेन ऑस्टन बेनकाब करती है आयरनी का इस्तेमाल करते हुए। बट जेन ऑस्टन एक्सपोजेस दीज इनकॉन्ग्रुइटीज़, और इस तरह की अमाकतों को एंड कॉन्ट्रडिक्शंस और तजादात को जेन ऑस्टन बेनकाब करती है बाय यूजिंग आयरनी का इस्तेमाल करते हुए। इट इज़ जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट एंड एडिफिकेशन ऑफ आवर रीडर्स, और ये सारा कुछ वो अपने पढ़ने वालों के एंटरटेनमेंट और उनकी एडिफिकेशन के लिए करती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स वर्बल आयरनी के दे देते हैं, जिसमें कुछ सेंटेंसेस राइटर ने जा बजा ऐसे इस्तेमाल किए हैं जिससे आयरनी नज़र आती है। नो वी डिस्कस अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वर्बल आयरनी इन प्रेड एंड प्रेजुडाइस। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द नॉवल इज़ वेरी आयरॉनिक, और इसका पहला जुमला ही आप स्टूडेंट जी देख लीजिए, रेड कलर में मैंने लिखा है, बहुत ज़्यादा आयरॉनिकल है। और नावल का आगाज़ इस जुमले से होता है कि इट इज़ द ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, कि ये एक आलमी तौर पर या आलमी सतह पर मानी गई हकीकत है, तस्लीम की गई हकीकत है, ट्रुथ है, दैट ए सिंगल मैन के कवारा शख्स इन पोजेशन ऑफ गुड फॉर्चून, जिसके बाद बहुत ज़्यादा दौलत होगी, मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ, वो एक बीवी की ज़रूरत महसूस करता होगा। हालांकि हम ये जानते हैं कि जो शख्स कवारा हो और उसके पास पैसा भी हो, तो उसे तो रिश्तों की बहुत ज़्यादा बहुतात होगी, उसे तो रिश्तों की बहुत ज़्यादा कसरत होगी, फरावानी होगी, उसे कौन सी कमी होगी। और इससे ये भी मुराद है, जेन ऑस्टन से मुराद ये भी लेती है कि एक ऐसी लड़की जो कुंवारी हो, वो एक ऐसे शख्स की तलाश में रहती है जिसके पास पैसा भी हो और वो कुंवारा भी हो। असल में इस जुमले को राइटर ने आयरॉनिकली यहाँ पे डिस्कस किया है, आयरॉनिकली ये स्टेटमेंट दी है, यानी कहा कुछ है, मुराद कुछ ली है। इन द गिवन सेंटेंस देयर इज कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट जेन ऑस्टन सेज, जिस तरह से जॉन ऑस्टन जो कहती है वो और है, एंड व्हाट ही रियली मीन्स टू से या मीन्स टू कन्वे, और जो वो कन्वे करना चाहती है वो फ़र्क है। एक्चुअली द राइटर वांट्स टू कन्वे दैट अ सिंगल वुमेन, के कुंवारी लड़की मस्ट बी इन वांट ऑफ ए मैन, उसे एक मर्द की ज़रूरत महसूस होती है विद लॉट ऑफ वेल्थ, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। येट अगेन वी कैन कोट अनदर एग्जाम्पल, और हम एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, और अनदर एग्जाम्पल ऑफ वर्बल आयरनी की हिडन, जो कि छुपी है डार्सी स्टेटमेंट, डार्सी के स्टेटमेंट में। आपने अगर इसकी समरी पढ़ी है तो समरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है आयरनी को समझने से पहले। डार्सी का जो स्टेटमेंट है उसमें हम ये देखते हैं कि आयरनी मौजूद है। डार्सी स्टेटमेंट अबाउट एलिजबेथ, डार्सी सेज शी इज़ टॉलरेबल, कि ये काबिल बर्दाश्त दिखती है, बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, लेकिन इतनी हैंडसम नहीं है कि मैं इसकी तरफ राग़िब हो जाऊँ। इस जुमले को आप देखें तो आगे चलकर हम देखते हैं कि ये उसके लिए मरने वाला हुआ था और बाद में उस पर लट्टू हो गया और उसे शादी करने के लिए पर तोलता हुआ नज़र आता है। वो इन्जॉय द फ्लेवर, आयरॉनिक फ्लेवर ऑफ द स्टेटमेंट, हम उसके इस बयान के आयरॉनिक फ्लेवर को महसूस होते हैं उसे लेटर इन द नावल व्हेन वी कम टू नो दैट, नावल के दूसरे हिस्से में जब हम देखते हैं दैट वूमैन, कि वो औरत हु वाज नॉट हैंडसम इनफ टू डांस विद, कि वो लड़की जो डांस करने के काबिल तो नहीं थी, रियली गुड इनफ टू मैरी, लेकिन शादी करने के लिए ठीक है। थर्डली वो फाइंड, हम देखते हैं वो फाइंड अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल आयरनी, हमें वर्बल आयरनी की बहुत उम्दा मिसाल मिलती है मिस्टर बेनेट्स बर्ड, मिस्टर बेनेट्स के अल्फाज में अबाउट मिस्टर वेकम, जो कि मिस्टर वेकम के बारे में बोलता है। नावल के आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि जब लिडिया फरार हो गई थी और उस वेकम के साथ, और फिर डार्सी ने उनकी शादी करवा दी, उसे शादी करने पे मजबूर किया गया, और जब वो मिस्टर बेनेट का दामाद बन गया, लीगल दामाद, तो जब वो उसकी तरफ आया तो उसने अपने उस दामाद का इन अल्फाज के साथ तारफ़ करवाया जो कि फुल ऑफ आयरनी है, यानी बड़ा तमस्खर उड़ाने वाले अंदाज में, जिसे हम कहते हैं ना मीठी मीठी बेइज्जती करना, उसने मीठी मीठी बेइज्जती की है, कार उसकी तारीफ़ रहा है, लेकिन असल में वो उसकी मजम्मत कर रहा है। क्या कहा उसने अपने उस दामाद को मुतल्लक़,
कहा ही इज़ अ फाइन फेलो, बड़ा अच्छा शख्स है एज एवर आई सा, जिसको मैंने आज तक देखा हो। यानी आज तक मैंने जितने भी शख्स देखे उनमें ये सबसे फ़ाइन फेलो है। हालांकि ये फ़ाइन फेलो नहीं है, उसने उसकी इज़्ज़त का खिलवाड़ किया है और उसकी बेटी को फ़रार करके ले गया था। और फिर कहा ही सिंपर्स एंड स्मिर्क्स एंड मेक्स लव टू ऑल, वो ख्याल रखता है। सिंपर्स एंड स्मिर्क्स होता है ख्याल रखना, केयर करना, वो जज्बात का ख्याल रखने वाला शख्स है। एंड मेक्स लव टू ऑल, और हम सब से प्यार करता है। आई एम प्रोडिगसली प्राउड ऑफ हिम, और मैं प्रोडिगसली यानी मैं उसे बहुत ज़्यादा उस पर फ़ख्र करता हूँ। और डिफाई ये कहता है कि मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि सर विलियम लोकस हिमसेल्फ टू प्रोड्यूस ए मोर वैल्यूएबल सन इन लॉ, कि उनका एक मालेदार है सर विलियम लोकस, और जिसकी बेटी के साथ वो कोलिंस ने शादी की थी, शार्लेट के साथ। तो वो आयरॉनिकली कहता है कि ऐसा दमाद तो सर विलियम लोकस का भी नहीं है, उसने भी ऐसा दमाद नहीं पैदा किया होगा जैसे कि मेरा दमाद है। यानी उसने उसकी बेइज्जती की है कि ये मेरी बेटी को निकाल के ले गया था और अब जो है ये उसके साथ शादी करके आ गया है। तो तारीफ़ी कलमात हैं जो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उससे मुराद वो कुछ और ले रहा है। वो रियलाइज द फ्लेवर ऑफ द आयरनी इन अबव सेंटेंस, लिहाजा हम इस जुमले में आयरनी के फ्लेवर को जी भर कर एंजॉय करते हैं। ऑन द सरफेस लेवल पर द वर्ड्स ऑफ मिस्टर बैनर के ये अल्फाज और फुल ऑफ प्रेज ऑफ विकम के लिए तारीफ़ से भरे हैं। बट आयरॉनिकली या एक्चुअली सॉरी ही एम्स एट कंडेमनेशन, लेकिन इससे मुराद असल मुराद ये थी कि वो उसकी बेइज्जती करना चाह रहा था। सो फाइनल कमेंट्स देते हैं स्टूडेंट्स। फ्रॉम द डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट जैन ऑस्टन मेक्स यूज ऑफ आयरनी इन दिस नॉवल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल इट्स एंड। देयर इज़ एवरी टाइप ऑफ आयरनी, सिचुएशनल आयरनी भी है, वर्बल आयरनी भी है, एंड आयरनी ऑफ करेक्टर्स भी है, इज़ फ्रिक्वेंटली फाउंड इन द नॉवल। जैन ऑस्टन डिटेक्ट्स द इनकॉग्रिटीज़ ऑफ करेक्टर्स, और इंसानों की वो जो चवलें हैं, इंसानों की वो जो इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर हैं, और इंसान जो गैर मंतकी हरकतें करता है उसको उसने डिटेक्ट किया है। और डिटेक्ट करके बट शी डज़ नॉट स्पॉइल द एटमॉस्फेयर ऑफ गेटी, लेकिन ये डज़ नॉट भी यहाँ पे आना है। बट शी डज़ नॉट स्पॉइल द एटमॉस्फेयर ऑफ गेटी, लेकिन वो जो एक तफरीह का माहौल है वो ख़राब नहीं करती, बल्कि शी डज़ नॉट प्रेजेंट ट्रेजिक आयरनी, वो ट्रेजिक आयरनी नहीं पेश करती एज वाज डन बाय शेक्सपियर एंड सोफोक्लीज, जैसा कि सोफोक्लीज ने और शेक्सपियर ने किया है, बल्कि हर एटीट्यूड इन हर नॉवेल्स इज़ दैट ऑफ ह्यूमरिस्ट, बल्कि उसका रवैया एक ह्यूमरिस्ट का है। और दिस इज़ व्हाट वी सी इन दिस नावल, और यही चीज़ हम स्टूडेंट्स इस नावल में देखते हैं। तो यूँ स्टूडेंट्स आपका ये जो नावल है इसका ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आप आयरनी की डेफिनेशन को अच्छी तरह देखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आयरनी की डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब तक आयरनी को नहीं समझेंगे, ये एक लिटरेरी टर्म है, आपको ना तो जैन ऑस्टन का ये नावल समझाएगा और ना ही आपको जेफरी चौसर की बुक द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, और इसके अलावा सोफोक्लिस का लिखा हुआ जो प्ले है हमारे सिलेबस में शामिल एडिपस रेक्स, उसको समझने में भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा ये आयरनी वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आयरनी एज ए लिटरेरी टर्म भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।